हेलो एंड वेलकम माय डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। तो देखो ये रिवीजन सीरीज जो है, अगर आप मैथ्स का रिवीजन करना चाहते हो बहुत ढंग से तो ये रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने एक एक चैप्टर का रिवीजन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्टार्ट किया है करवाना, जिसमें आप नीचे दिए हुए लिंक से लीनियर प्रोग्रामिंग, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी ये तीनों चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। और आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं वेक्टर्स चैप्टर। ठीक है, तो ये मैंने रिवीजन सीरीज उल्टे शुरू की है। तो मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि आने के चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में या और भी किसी एग्जाम को आप दे रहे हो, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वेक्टर चैप्टर। तो वेक्टर्स चैप्टर के लिए हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, जिसमें आपके वेक्टर से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, वेक्टर जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के क्वेश्चन। और क्वेश्चन करते करते ही हम लोग कौन से भी रिवाइज करेंगे, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक रजिस्टर लेके बैठो, क्वेश्चन पढ़ो, पहले सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, और फिर उसके बाद आंसर या मेथड को चेक करो अगर आपको आता है। और अगर आपको नहीं आता तो आप साथ में मेथड देख सकते हो और साथ में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको ये लेक्चर बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। लेक्चर को पूरा देखिएगा और अच्छे से करिएगा, जिससे आपका रिवीजन जो है वो प्रॉपरली हो जाए। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फोर। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वन मार्कर में। इफ ए बी, ये आपको एक वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस के। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं एक ए बी वेक्टर दिया हुआ है। क्या वेक्टर दिया हुआ है आपको? 3i प्लस 2j माइनस के। ओके, और कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर 4 1 कह रहे ए के कोऑर्डिनेट जो है वो आपके 4 1 1 है। तो कहते हैं बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये बताओ। अब देखो, अगर आपको वेक्टर बी लिखना है, वेक्टर ए बी लिखना है, तो वेक्टर ए बी क्या होता है? अगर वैसे मैं बात करूं तो दिस इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अब वेक्टर बी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वेक्टर ए पता है। कितना वेक्टर है? 4i प्लस जे प्लस के। तो मैंने यहां पे क्या किया, ये मैं प्रॉपर मेथड बता रहा हूं, फिर ओनली बताऊंगा। 3i माइनस 2j प्लस के, ये तो ये है। इसको अगर मैं एक्स वाई जेड ले लूं तो ये क्या होगा आपका? x माइनस 4i का प्लस y माइनस 1j का प्लस z माइनस 1k का, यही होगा। अब आपने अगर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को कवर कंपेयर किया तो 3 विल बी इक्वल टू दिस, 2 विल बी इक्वल टू दिस, एंड इधर से k का कोफिशिएंट 1 है, 1 विल बी इक्वल टू दिस। तो यही लिख देते हैं, देयरफॉर x माइनस 4 इज इक्वल टू 3, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड z माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो x मेरा आ गया 7, y मेरा आ गया 3 और z मेरा कितना आ गया 0। तो आपके b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7 3 0। चेक करते हैं ऑप्शन 7 3 0, ऑप्शन सी। तो पहले का ऑप्शन हो गया मेरा सी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। अब ये तो हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आया होता मान लो 2 मार्क का आया होता तो भी आप इस मेथड से करते। अगर आपको खाली 1 मार्कर में ओरली करना है तो आपको देखो ये 4 3 दिया हुआ है, आप सीधे इधर से ये ए दिया हुआ है, आपको बी निकालना है। ठीक है, बी वो होना चाहिए जैसे माइनस करके ए, आप सीधे ऑप्शन चेक कर लो, देखो ये 4 है, यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो 7 में से 4 जाएगा 3 होगा। ठीक है, 1 है, आपको यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, 3 माइनस 1 2 होगा, तो 3 देख लो। किसी भी एक को देखोगे तो भी तुम्हारा ये ऑप्शन आ जाएगा। तो 1 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन हो सकता है अगर आप ऑप्शन से करो, नहीं तो क्या कहते हैं आप प्रॉपर मेथड से करोगे तो इस तरह से मेथड लगेगा। ऑप्शन हो गया सी। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में कहते हैं लेट ए इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस जे। सो ए इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन में, माइनस 2i प्लस जे। इसके अलावा मुझे b दिया i प्लस 2j, आपने लिख दिया b इज इक्वल टू i प्लस 2j, और आपको वेक्टर c दिया हुआ है 4i प्लस 3j। ठीक है, वेक्टर c मेरे को दे दिया 4i प्लस 3j। आपसे कहते हैं द वैल्यू ऑफ x एंड y सच डेट, कह रहे हैं x और y की वैल्यू सच डेट वेक्टर c इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, वेक्टर सी को डाला मैंने इधर, 4i प्लस 3j इज इक्वल टू एक्स ए। तो यहाँ पे x से स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, x दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आ गया माइनस 2xi प्लस एक्स जे, और y बी में तो प्लस y प्लस 2y जे। ठीक है, यहां पे i 4i प्लस 3j इज इक्वल टू, यहां से आपने i को कॉमन लिया तो आपका आएगा माइनस 2x प्लस वाई आई प्लस एक्स प्लस 2y
जे। ठीक है, अब आप कंपेयर कर दो, कंपेयर करेंगे तो आपने कहा देयर फोर इज इक्वल टू -2x+y और 3 इज इक्वल टू x+2y। आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर दो एक्स और वाई के लिए। तो 4 तो यही लिखा -2x+y, इसे किया तो यह 6 इज इक्वल टू 2x+4y। ऐड किया तो ये तो कट गया, 10 इज इक्वल टू 5y, या y आ गया आपका 2, y2 आ गया, आपने किसी भी एक इक्वेशन में डाल दिया, y को इधर डाला 2, 4 - 2 विल बी 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1। तो x -1 आया, y2 आया, चेक किया ऑप्शन, तो ऑप्शन है बी, तो सेकंड का हो गया आपका बी। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए इसे मेथड से नहीं करना होता, खाली कंपेयर करना होता, तो भी आप इतना नहीं लिखते, प्रॉपर मेथड नहीं लिखते, लेकिन आपको इक्वेशन तो बनानी पड़ती, क्योंकि जब तक इक्वेशन नहीं बनाते तब तक आपके कंपेयर नहीं होता। लेकिन अगर आप ऑप्शन को यूज करते, तो देखो ये वेक्टर सी में 4 चाहिए, ठीक है, आपको कह रहे एक्स ए प्लस वाई बी, तो आप कहते हैं -2x+y, ठीक है, -2x+y 4 होना चाहिए। अब आप चेक कर लेते ऑप्शन डाल के किसमें से आ रहा है, आप इस तरह से कर सकते थे, लेकिन इसमें आप चाहे सब्जेक्टिव तरीके से करो, उस वाले तरीके से, इससे दोनों में टाइम लगता। ठीक है, चलो अब चलते क्वेश्चन 3 पे। ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, कह रहे हैं यूनिट वेक्टर निकालो। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और आपको ये 3 वेक्टर दिए हैं, तो पहले तो इन तीनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, पहले तो वेक्टर लेते हैं, क्वेश्चन 3। पहला वेक्टर मुझे दिया है i - j + 3k, दूसरा जो दिया है 2i + j - 2k, और i + 2j - 2k। अब इनका रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट मतलब तीनों को ऐड करना है, तो मैंने मान लिया एक रिजल्टेंट वेक्टर मान लिया PQ, तो इन तीनों को ऐड किया, तो देखो 2i + i इज 3i, 3i + i 4i, तो ये 4i आ गया, प्लस -j + j कट जाएगा, +2j, 3k - 2k इज +k, +k - 2k इज -k, तो ये आ गया आपका। अब लेकिन मुझे कह रहे थे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो आपने जब ये एक वेक्टर निकाला, देखो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया, जब भी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैं उसे यूनिट वेक्टर के लिए जो भी वेक्टर होता है उसे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, 4i + 2j -k अपॉन रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है 4, 16 + 4 इज 20, प्लस 1 इज √21, तो आपका ये सीधे आ जाएगा 4/√21i प्लस 2/√21j माइनस 1/√21k। दिस इज योर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। तो डी आंसर हो गया आपका 4i + 2j - के √21 बार। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में कहते हैं इफ दिस एंड दिस आर 2 वेक्टर, ठीक है, ये 2 वेक्टर हैं, देन ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट पैरेलल टू द सम ऑफ गिवन वेक्टर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये एक तरह से आप कह सकते हो थर्ड का एक्सटेंशन है। कैसे एक्सटेंशन है, आपको ये 2 वेक्टर दिए हैं, आपको एक वेक्टर निकालना है मैग्नीट्यूड 5 का, जो कि इन दोनों वेक्टर के सम के पैरेलल है। तो पहले तो मैंने सम निकाला, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सम निकाला। 4th में दिया हुआ है मुझे 2i + 3j + k, पहला वेक्टर, प्लस दूसरा वेक्टर मुझे दिया हुआ है i - 2j - k। मैंने ऐड किया तो 2i + i इज 3j, 3i, 3j - 2j विल बी +j, प्लस के माइनस के कट गया, तो ये आपका रिजल्टेंट सम आ गया। अब जब भी, अब आपको क्या कहते हैं कि ऐसा वेक्टर निकालो जो कि इसके पैरेलल है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो मैंने कहा कि इसे निकालने के लिए देखो क्या लॉजिक है, इसका अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो है √3 का स्क्वायर, 9 + 1 10। अब 10 मैग्नीट्यूड की जगह, √10 की जगह मुझे 5 मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इतना दिमाग लगाने की जगह कैसे करना है, सबसे पहले क्या करो, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो आपने कहा PQ यूनिट वेक्टर विल बी 3i + j अपॉन √10, या फिर आपने इसे लिख दिया 1/√10 3i + j। ठीक है, अब ये आपका यूनिट वेक्टर है, क्योंकि अगर आप चेक करो, देखो √9 + 1 10, √10/10, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। अब आपने कहा रिक्वायर्ड वेक्टर जो है
क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड में 5 चाहिए तो मैंने कहा 5 इंटू पी क्यू यूनिट वेक्टर, तो दिस विल बी 5/√10 इंटू 3i प्लस जे। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड वेक्टर विच इज ऑफ मैग्नीट्यूड 5, पैरेलल है इसकी डायरेक्शन में, क्योंकि इन सबकी डायरेक्शन, चाहे यूनिट वेक्टर हो ये वेक्टर, सबकी डायरेक्शन सेम होगी, तो इस तरीके से आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा 5/√10। अच्छा, अब इसमें से ऑप्शन नहीं मिल रहा तो इसे रेशनलाइज कर लेते हैं, 3i प्लस जे से है कुछ, ये रहा 3a प्लस जे, ये भी है। तो अब आपको इसमें देखना है, चेक करना है, तो आपने कहा इसे √5/5, इसे आप लिख सकते हो √5 इंटू √2, एक ये कट जाएगा तो आपका आएगा √5/2। ठीक है, तो ये √5/2, ये ऑप्शन हो गया ए। तो फोर्थ का ऑप्शन हो गया ए। तो ये देखो क्या था, एक तरह से एक्सटेंशन था, इसमें आपने यूनिट वेक्टर निकाला था, इसमें आपने एक वेक्टर निकाला जो कि इस इतने गिवन मैग्नीट्यूड का है। तो जब भी कोई वेक्टर गिवन मैग्नीट्यूड का दिया है तो पहले आप उसका उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लो, जिस भी वेक्टर का को मैग्नीट्यूड से निकालना है, और फिर जो मैग्नीट्यूड है से मल्टीप्लाई कर दो। आप चलते फिफ्थ पे। फिफ्थ में कहते हैं ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, पहले वेक्टर लिख लेते हैं। ए कितना दिया आपको, वेक्टर ए इज गिवन एज लैम्डा आई प्लस 2j प्लस के, और मेरे को वेक्टर भी दिया है 5i माइनस 9j प्लस 2k। आपसे कहते हैं ये दोनों वेक्टर के हैं आपस में परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, देखो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो इसका मतलब ए डॉट बी का प्रोडक्ट जीरो है, तो आपने कहा लैम्डा आई प्लस 2j प्लस के डॉट 5i माइनस 9j प्लस 2k विल बी इक्वल टू जीरो। अब आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ करो मल्टीप्लाई, क्योंकि आई डॉट जे डॉट के ये सारे जीरो होंगे, तो कितना आ गया 5 लैम्डा माइनस 18 प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। ये आपका आएगा 5 लैम्डा इज इक्वल टू 16, या लैम्डा आ गया मेरा 16/5। तो लैम्डा अगर 16/5 आ गया, आपने ऑप्शन देखी, ऑप्शन ए हो गया, तो फिफ्थ का हो गया ए। ठीक है, तो आपको क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये अगर आपको ओरली करना हो तो आप यहीं से कर सकते, देखो 5 लैम्डा माइनस 18 प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो सीधे सॉल्व करके ये निकाल दो। तो वन मार्कर में बस ये है कि आपको प्रॉपर मेथड नहीं लिखना, ये तो मैं आपको तरीका साथ में समझाता जा रहा हूं कि किस तरह से करना है। लेकिन अगर आप वन मार्कर के लिए कर रहे हो तो आप डायरेक्टली बस इतना याद रखो कि कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है डेट इज इक्वल टू जीरो। चलो अब चलते क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 में कहते हैं वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दिस एंड दिस आर पैरेलल वेक्टर। अब आपको बात करें पैरेलल वेक्टर की। ठीक है, आपको पहला वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 9k, और दूसरा वेक्टर मुझे दिया हुआ है i प्लस pj प्लस 3k। आपको कह रहे हैं ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। अगर वेक्टर पैरेलल होते तो क्या कंडीशन होती है, इनके जो ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ये आपके जो होते हैं पैरेलल होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं, तो a1/b1 और c1/c2 ये सारे बराबर होंगे। आपने कहा देयरफॉर 3/1 इज इक्वल टू 2/p इज इक्वल टू 9/3, ये भी 3 आ गया। अगर इसे सॉल्व करोगे तो p कितना आ जाएगा यहां से 2/3, चाहे आप इसे भी सॉल्व करते तो p आ जाता 2/3। तो क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया सीधे p 2/3, ऑप्शन सी। अब चलते सेवेंथ पे। सेवन में कहते हैं दिस क्रॉस दिस इज इक्वल टू जीरो, तो पी की वैल्यू निकालो। अब इसमें आपको वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो दिया हुआ है। क्या वेक्टर दिए हुए हैं सेवेंथ में, आपसे कहते हैं 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस 3j प्लस pk, i प्लस 3j प्लस pk, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो कहते हैं पी की वैल्यू बताओ। तो सिंपल सा लॉजिक ये दिया कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देता हूं, आई जे के, पहले मैं लिखे 2 6 27, फिर मैंने लिखा 1 3 और पी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब अगर मैंने कंपेयर किया तो आई में आएगा आपका ये और ये हट गया 6p माइनस 27 इंटू 3 विच विल बी 81। तो आपने इधर लिख दिया आई में 6p माइनस 81, माइनस जे में लिखा मैंने
ये और ये हटाया तो 2p माइनस 27, ठीक है, तो ये आपने लिख दिया 2p माइनस 27 प्लस के में आपने ये और ये हटाया तो 6 माइनस 6, ये 0 आ गया। तो इसका मतलब आपका 6p, क्योंकि ये वेक्टर पूरा 0 है तो i का पार्ट, j का पार्ट, जितने पार्ट है 0 होने चाहिए, तो पहले 0 हुआ, तो 6p माइनस 81 इज इक्वल टू 0 और 2p माइनस 27, ये माइनस भी लेते हैं नहीं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू 0 डाल रहे हो, तो p की वैल्यू होगी 81/6, या फिर आपने इधर से कैंसिल किया 3 से 27/2, और p की वैल्यू यहां से भी कितनी आ गई 27/2। क्योंकि ये वैल्यू बराबर आ रही है दोनों केसेस में, तो आपका आंसर हो जाएगा 27/2। अगर बाई चांस ये वैल्यू बराबर नहीं आती तो आप कह देते हैं इसमें ऑप्शन होता नन ऑफ दीज या नॉट पॉसिबल, वो वाला आंसर लिखते हैं, क्योंकि वैल्यू आपकी p की दोनों केसेस या तीनों केसेस से बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज 7th का आंसर हो गया आपका बी। अब चलते हैं 8th पे। 8th में कहते हैं वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के, कह रहे हैं आई डॉट जे क्रॉस के प्लस आई क्रॉस के डॉट जे। अब देखो ध्यान से सीखो पहले तो कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा निचोड़ इसमें आ जाएगा। तो पहले तो मैं आपको तरीका बताता हूं कि किस तरीके से आपको पता है। देखो, जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो अगर सेम वेक्टर होता है, मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के, दिस इज इक्वल टू 1, और अगर आप आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये सब कर रहे हैं 0 होंगे, क्योंकि आई डॉट जे डॉट के, ये जितने भी वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो इनके बीच का एंगल 90 होता है और कॉस 90 0 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर आप आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के कर रहे हो, मतलब वेक्टर को अपने से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर 0 होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल अगर सेम वेक्टर है, उनके बीच का एंगल क्या हुआ 0 डिग्री हुआ, और साइन 0 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा चलता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा चलता है। तो क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, सेम वेक्टर है, तो इनमें आपका आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के 0 होगा। अब आई क्रॉस जे अगर आप करोगे तो के आएगा। ठीक है, ये ऑर्डर ऐसे चलता है, देखो आई जे के, तो आई क्रॉस जे आपका के आया, जे क्रॉस के विल बी इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई करोगे तो आपका जे आएगा। लेकिन अगर आपने बाई चांस जे क्रॉस आई कर दिया, मतलब डायरेक्शन पलट दी, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वो माइनस के हो जाएगा। तो अब देखते हैं, देखो ये क्या, जे क्रॉस के इज आई, तो आपने यहां पे क्या लिखा, आई डॉट आई प्लस आई क्रॉस के। आई क्रॉस के देखो क्या होगा, ये के क्रॉस आई है जे, तो आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे, तो आपने कहा माइनस जे डॉट जे। आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा 1, माइनस जे डॉट जे होगा 1, लेकिन माइनस है बीच में, तो 1 माइनस 1 विल बी 0। तो आंसर क्या हुआ आपका 8th का, ऑप्शन सी 0। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं 9th पे। 9th में कहते हैं ए बी एंड सी, ये 3 वेक्टर दिए, देन द वैल्यू ऑफ सी डॉट ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसको सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। चलो अब ये तो करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, चलिए करते हैं। मैं क्वेश्चन 9th में वेक्टर ए मुझे दिया हुआ है 5i माइनस 4j प्लस के, वेक्टर बी मुझे दिया है -4i प्लस 3j माइनस 2k, और वेक्टर सी दिया है i माइनस 2j माइनस 2k। वेक्टर ए हो गया 5i माइनस 4j प्लस के, वेक्टर बी हो गया -4i प्लस 3j माइनस 2k, वेक्टर सी हो गया i माइनस 2j माइनस 2k। कहते हैं वैल्यू ऑफ सी डॉट ए क्रॉस बी। तो पहले तो मैं निकालता हूं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए सेम डिटर्मिनेंट यूज किया, ऊपर लिख दिया आई जे के, ए के कोफिशिएंट है 5 माइनस 4 ऑफ 1, इधर लिख दिए, बी के कोफिशिएंट है -4 3 और -2, इधर लिख दिया। तब आपने सॉल्व किया तो आई हुआ, आई किया तो ये 8 माइनस 3 माइनस जे किया तो ये हट जाएगा, -10 प्लस 4
प्लस के में आपका आएगा 15 माइनस 16, 4 × 4 विल बी 16। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 माइनस 3 इज 5, तो ये आया 5i माइनस 10 प्लस 4 इज -6 इंटू माइनस जे विल बी +6j माइनस के। तो आपका ये आ गया a क्रॉस b। अब इसी को आगे मैं इधर लिख देता हूं, इसको करना है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, c डॉट a क्रॉस b आपको निकालना है, c डॉट a क्रॉस b। चलो तो अब लिख लेते हैं, c डॉट a क्रॉस b विल बी, c कितना है आपका, क्वेश्चन में c मुझे दिया है i माइनस 2j माइनस 2k, डॉट प्रोडक्ट विथ 5i प्लस 6j माइनस के। अच्छा, इसे आप इससे भी लिख सकते थे कि a क्रॉस b को पहले लिख देते डॉट सी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है इट इज नॉन कम्यूटेटिव, बट जो डॉट प्रोडक्ट होता है इट इज कम्यूटेटिव। फॉर एग्जांपल a क्रॉस b और b क्रॉस a जो है वो अलग आएगा, लेकिन c डॉट a क्रॉस b या a क्रॉस b डॉट c ये सेम आएंगे। तो अब इधर क्या, i को i से 5 आया, -2 इंटू 6 12, -2 इंटू -1 +2। तो आपने कहा 7, 5 + 2 7 माइनस 12 इज -5। तो आपका आंसर आ रहा है इसका -5। ऑप्शन में चेक किया तो ये ऑप्शन ए से मैच कर गया, तो 9th का ऑप्शन हो गया ई। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखो, अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं इसका मतलब ये एक के बाद एक जा रहे हैं। इसका भी लॉजिक सेम होता है, दो वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है, उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं दे आर प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब लैम्डा अपॉन 4, इधर से आई का लैम्डा है इधर से 4 है, इज इक्वल टू जे में होगा 3 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो लैम्डा क्या आ गया, प्लस माइनस √12 या फिर 2√3। तो ऑप्शन मेरा हो गया डी 10th का। अब करते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में कहते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस इज। कह रहे, आपको क्वेश्चन देखो, कह रहे यूनिट वेक्टर बताना है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब देखो, सबसे पहली चीज समझो, अगर आपको कोई वेक्टर ऐसा निकालना हो जो कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो आप उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो वेक्टर आपका रिजल्टेंट आता है, जैसे अगर आप मान लो वेक्टर सी कह रहे हो, वेक्टर ए क्रॉस बी ले रहे हो, तो जो वेक्टर सी है वो आपका ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे वेक्टर दिया हुआ है, आपको एक दिया हुआ है, वेक्टर ए मुझे दिया है 2i माइनस जे प्लस 2k, वेक्टर बी दिया हुआ है मुझे 4i माइनस जे प्लस 3k। आपने पहले का वेक्टर सी इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो वेक्टर सी विल बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, आई जे के, ए के लिखे 2 -1 2, बी के लिखे मैंने 4 -1 3। अब आपने जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो इट विल बी आई आएगा इधर। ठीक है, जब आई हुआ तो ये और ये हट जाएगा, तो आपका आएगा -1 इंटू 3 -3, माइनस और -2 तो -3 + 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -3 + 2। अब बाय डिफॉल्ट माइनस जे आया, माइनस जे में आपने जे के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटा दिए, तो आपका वो 6 - 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 6 - 8, प्लस के में आपने लिख दिया यहाँ पे -2 + 4। तो हमने सॉल्व किया, -3 + 2 क्या होगा, -1, तो ये आया आपका -i, 6 - 8 आपका -2 होगा, -2 इंटू दिस प्लस 2j, -2 + 4 विल बी +2, तो +2 के। ये आपका वेक्टर सी आ गया। ठीक है, वेक्टर सी है आ गया, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कहना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आपने कहा ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। तो सी कैप विल बी वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी विच विल बी -i + 2j + 2k डिवाइडेड बाय रूट के अंदर -1 का स्क्वायर विल बी 1 + 4 + 4, 4 + 4 इज 8, 8 + 1 इज 9। तो आपका आंसर आ जाएगा √9 क्या होगा 3, तो 1/3 -i + 2j + 2k। ये आंसर आ गया 1/3 -i + 2j + 2k। चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए -i + 2j + 2k 1/3। ठीक है, तो 11th का हो गया आपका ऑप्शन ए। अब चलते 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में कहते हैं ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, चलिए इसे लिखते हैं,
कह रहे 12th में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो कहते थे फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ये बहुत सिंपल सा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी दी है, ए क्रॉस बी आपको पता है क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन क्या। तो अगर आप इसे लोगे मैग्नीट्यूड लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू आपका इधर भी आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये कट गया तो अब आपका क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 या थीटा आपका आ गया 45 डिग्री। साइन थीटा बाय कॉस थीटा उधर गया तो टेन थीटा 1, तो थीटा आपका कितना आ गया 45 डिग्री। ऑप्शन हो गया 12th का बी। ठीक है, तो आपका 12th का ऑप्शन हो गया बी, 11th का ऑप्शन हो गया डी। अब चलते हम लोग क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 में कहते हैं इफ 3i प्लस जे माइनस 2k एंड i माइनस 3j प्लस 4k आर द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। हमसे कहते हैं ये और ये पैरेललोग्राम के डायगोनल दिए हैं, तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, क्या होगा। चलो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 में आपसे कहते हैं इफ 3i प्लस जे माइनस 2k और दूसरा दिया हुआ आपको i माइनस 3j प्लस 4k। ये आपको दो डायगोनल दिए हुए पैरेललोग्राम के। ठीक है, ये मान लो एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो आपको मान लिया एक डायगोनल ए सी दिया हुआ है 3i प्लस जे माइनस 2k और आपको बी डी दिया हुआ है i माइनस 3j प्लस 4k। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर ये दो डायगोनल है पैरेललोग्राम के तो देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है कितना होगा। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, अगर आपकी एडजेसेंट साइड आपको पता है, मान लीजिए ये एडजेसेंट साइड है ए और ये एडजेसेंट साइड है बी, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी इन मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर इसी की जगह आपको डायगोनल दे दिया, ठीक है, आपको कह दिया कि ये डायगोनल है, मान लो ये डायगोनल है D1 और ये डायगोनल D2, तो जब डायगोनल दिया है तो यही एरिया पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ D1 क्रॉस D2। मतलब इन दोनों का डायगोनल का जो मैग्नीट्यूड, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर दो। तो हमारे को अभी यहाँ पे डायगोनल दिए हुए हैं तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, D1 और D2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो चलो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो आपने कहा D1 क्रॉस D2, ये मान लिया D1 है, ये D2 है, तो I J K 3 1 माइनस 2 1 माइनस 3 4। ठीक है, ये D1 क्रॉस D2 किया तो दिस विल बी I 4 माइनस 6 माइनस J 12 प्लस 2 प्लस K में कितना आया माइनस 9 माइनस 1। तो 4 माइनस 6 विल बी माइनस 2, तो माइनस 2i माइनस 14j माइनस 10k। ये क्या आ गया आपका D1 क्रॉस D2। अब अगर आपका ये D1 क्रॉस D2 ये आ गया तो अब आपने क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके आपको आंसर निकालना है। तो देखो D1 क्रॉस D2 आपका हो गया 3 1 माइनस 2 इधर किया था, 1 माइनस 3 4 किया, चेक कर लो एक बार। I में आएगा 4 माइनस 6 माइनस J 12 प्लस 2 प्लस K माइनस 9 माइनस 1। तो आपने कहा देयर फोर D1 क्रॉस D2 होगा रूट के अंदर 2 का स्क्वायर विल बी 4, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 100, 196 ऑफ 4 इज 300, 200, 200 प्लस 100 इज 300। तो आपका आ गया रूट 300 या फिर 10 रूट 3। 10 रूट 3 आया तो आपने कहा देयर फोर एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी 10 रूट 3 अपॉन 2 विच इज 5 रूट 3। आपका आंसर आ गया 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन सी। ये आ गया 13 का ऑप्शन सी। अब चलते हैं 14 पे। 14 में कह रहे हैं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ लैम्डा आई प्लस जे प्लस 4k ऑन दिस इज 4 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। अब देखो मैं आपको ये पहले तो स्केलर प्रोजेक्शन बता दूं, फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे कहते हैं दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए का
स्केलर प्रोजेक्शन में ले रहा हूं वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो स्केलर प्रोजेक्शन होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, अब आपको क्या कह रहे हैं, आपको दिया हुआ ये ए, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस, तो ये ए दिया है, ये बी दिया है, इस ये 4 यूनिट दिया हुआ है। तो पहले तो मैंने क्या किया, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, लैम्डा आई प्लस जे प्लस 4 के डॉट, दूसरा क्या है, बी क्या दिया है, 2i प्लस 6j प्लस 3k डिवाइडेड बाय रूट के अंदर बी, बी क्या है ये वाला, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 36 प्लस 9, ये आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे कंपेयर कर लो, ऊपर तो क्या हो गया आपका 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस 12, 36 प्लस 4 इज 40, 40 प्लस 9 इज 49, रूट 49 विल बी 7, और 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 28 हो गया। अब सॉल्व कर दो, तो 2 लैम्डा विल बी इक्वल टू 12 प्लस 6 18, तो 28 माइनस 18 विच विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा इज इक्वल टू 10, या लैम्डा मेरा आ जाएगा 5। आंसर मेरा लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। करेक्ट आंसर है 14 का ए, 14 में हमने आंसर लिख दिया ए, ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद रखिएगा, ए डॉट बी, मतलब अगर आपको ए का बी पे लेना है तो ए डॉट बी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिए, डिवाइडेड बाय जिस वेक्टर के ऊपर ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से। 15th में कहते हैं ए डॉट बी 3 दिया है, ए क्रॉस बी जो है उसका मैग्नीट्यूड 3√3, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। सेम लॉजिक से वही सेम चीज करनी है जो अभी ऊपर करी थी आपने। ए डॉट बी अगर 3 है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज 3√3, तो देखो सिंपल सी बात ये समझो, ए डॉट बी होता है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका यहां से, अगर ये करते हो क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डॉट प्रोडक्ट, तो आपका यहां से साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा आएगा √3, तो थीटा आपका खुद ही आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमेशा अगर क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट से डिवाइड करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डॉट प्रोडक्ट, तो आपका एंगल आता है टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कंपेयर किया तो थीटा आ गया 60 डिग्री, ऑप्शन बी। 16th, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 4, ठीक है, और आपको के की वैल्यू दी है -3 से 2 के बीच में, दोनों पे इक्वल टू का साइन है, तो रेंज ऑफ के ए। तो 16th में जो डेटा दिया उसे लिखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। देखो आपको हमने क्या क्या दिया हुआ 16 में, ये देखते हैं। पहले तो आपसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एक वेक्टर है कोई ए, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 4 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 4। आगे कहते हैं एंड के की वैल्यू जो है -3 से लेके 2 के बीच में, ठीक है, -3 से लेके कोई के को वो होगा वेरिएबल, ठीक है, उसकी वैल्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगी तरह से, उसकी वैल्यू -3 से 2 के बीच है। मुझे बताना है रेंज ऑफ के ए। देखिए अब के की रेंज निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये समझता हूं कि मैं बात कर रहा हूं अगर के ए की, तो दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। अब देखो ये तो क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि आपको 4 दिया है, तो एक तरह से मेरे को आ गया ये के इंटू 4। अब के की वैल्यू जो है अगर ये इसके अंदर है तो ये मॉडुलस का काम करेगी, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी। तो आपने देखो देयरफॉर आपने कहा नाउ ये जो के है डेट इज इक्वल टू 4 इंटू के। तो आपने अब कहा के की वैल्यू देखो कहां से कहां तक है, -3 से 2 के बीच में, तो आपने कहा जब के -3 है देन 4 इंटू दिस विच इज 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब एक चीज ध्यान से समझो, -3 से -2 -1, इसमें 12 से नीचे डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो हमारे को मैक्सिमम -3 पे मिल रही है नेगेटिव में, के जब नेगेटिव वैल्यू ले रहा है तो -3 से 0 के बीच में मुझे ये मिल रहा है। अब मैंने यहां पे कहा एट के इक्वल्स टू 0 देन 4 इंटू 0 विल बी 0, ठीक है। अब आपने आखिरी वैल्यू की पॉजिटिव में के 2 के बराबर है, तो एट के इक्वल्स टू 2 देन 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो अब अगर आप रेंज देखो तो मिनिमम वैल्यू जा रही है 0 तक और मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 12 तक, तो आपने कहा देयरफॉर के ए की जो रेंज है
डेट विल बी बिटवीन 0 से लेके 12 के बीच में। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप मॉडुलस वैल्यू और मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं, तो नेगेटिव वैल्यू पे -12 नहीं होगा, मतलब आंख बंद करके ये नहीं सकते -12 से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आपका के मॉड में चला गया तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव देगी, तो ये 12 आ जाएगा। तो 12 ये आ गया, तो अब आपका मतलब कि जो नेगेटिव के इक्वल टू -3 पे, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ के आपको पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 17 में कहता है अगर a 4 है, b 3 और a क्रॉस b 10 है, देन द वैल्यू ऑफ a डॉट b के स्क्वायर का। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में मेरे से कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a 4 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ b आपको दिया हुआ है 3, और a क्रॉस b के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मुझे दिया हुआ है 10। तो मुझसे कहते हैं a डॉट b का जो भी वैल्यू है उसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो पहले जो ये इंफॉर्मेशन हमारे को दी हुई है ए बी और ये, इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कहा देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो एक तरह से मैं इधर से साइन थीटा निकाल सकता हूं। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3। तो यह आपको आ जाएगा 5/6। अब साइन थीटा मेरा 5/6 आ गया। अब अगर मुझे ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब अगर मेरे को ये चीज निकालनी है तो मुझे क्या जरूरत है? कॉस थीटा की, क्योंकि साइन थीटा तो है, तो मुझे जरूरत है कॉस थीटा की। ठीक है, ये मुझे कॉस थीटा की जरूरत है। अब कॉस थीटा की जरूरत, तो मैंने कहा देयरफॉर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी होती है, तो आपने यहां से कहा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस 25/36। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 36 माइनस 25 विल बी 11/36 या फिर √11/6। तो ये मेरा कॉस थीटा आ गया। अब जब कॉस थीटा आ गया तो मैंने कहा देयरफॉर a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a 4, मैग्नीट्यूड ऑफ b 3, कॉस थीटा इज √11/6। तो ये मेरा आ गया। सिंप्लीफाई कर लो, 2 a डॉट b इज इक्वल टू 2√11। अब मुझे क्या निकालना है? इसका स्क्वायर निकालना है। तो आपने कहा a डॉट b का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2√11 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हुआ 4, √11 का स्क्वायर हुआ 11 विच इज 44। हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका? 44, ऑप्शन बी। 17 का आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क की जगह 2 मार्क्स से भी आ सकते हैं। तो आप लोग ये मत सोच के करिएगा कि खाली ऑब्जेक्टिव तरीके से सीखने। अगर आप सब्जेक्टिव तरीके से सीखेंगे तो भी क्या कहते हैं, इन क्वेश्चन को आप बहुत प्रॉपर्ली सब्जेक्टिव में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 18th पे, और तरीका ये है कि बस उसमें लिखना नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव में करना तो यही मेथड है। ठीक है, अब 18 देखते हैं। 18th में कहते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। और आपसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a 3 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ b आपको 4 दिया हुआ है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c आपको √37 दिया हुआ है। देन द एंगल बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में मुझे एंगल निकालना है। ठीक है, अब एंगल निकालना है मतलब या तो आप कॉस थीटा निकाल लो या साइन थीटा निकाल लो, बात एक ही है। लेकिन जब भी आपको एंगल पूछा हो तो आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना। अब सबसे पहले ये समझो, आपको दिया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, आपको एंगल निकालना है ए और बी के बीच में। तो आपने क्या किया? आपने लिख दिया सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी।
ठीक है। अब मुझे निकालना है एंगल, तो मैंने क्या किया, इधर ए प्लस बी का ये किया, ये कर दिया, एक तरह से दोनों साइड इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कैसे, फिर से समझा देता हूं। देखो, इसको आप लिख सकते हो, समझना, देखो एक चीज मैं आपको रूल बताता हूं, ये बहुत जरूरी रूल है। कभी भी हम सेम वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, दिस इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है, तो मैंने कहा ए प्लस बी का यहां पे स्क्वायर, यहां पे लिखा मैंने माइनस सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, माइनस हट जाएगा। अब इसको आपने लिख दिया ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, क्योंकि सेम वेक्टर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो स्क्वायर आ जाता है, इज इक्वल टू, मैंने यहां पे लिख दिया सी, सी डॉट सी तो ऐसे ही रहने दो, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। अब इधर लिया डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट ए, देखो अब ए डॉट ए सीधे आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस ए बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। अब यहां से अगर हम देखें, ए स्क्वायर विल बी, ए की मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया होगा आपको, 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को ऐड किया तो ये लिख दिया मैंने 2 ए डॉट बी प्लस बी का स्क्वायर कितना हुआ, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 37, रूट 37 का स्क्वायर 37, 16 प्लस 9 इज 25, तो आपने यहां से सिंप्लीफाई किया 2 ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 37 माइनस 25। इसको और अब देखो, मुझे निकालना है ए डॉट बी, नहीं निकालना, मुझे निकालना है एंगल बिटवीन देम, तो मैंने इसे लिखा 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 37 में से 25 गया, कितना आ गया आपका, 12 आ गया। तो यहां से आपने कहा कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा आपका 4, और एक को लिख दिया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए था आपका 3 और एक 4 था, ठीक है, तो 4 इंटू 3, ये 12 से 12 कट गया, तो कॉस थीटा आपका आ गया 1/2। अब कॉस थीटा 1/2 कब होता है, विच इज एट 60 डिग्री, 60 डिग्री को आप और क्या लिख सकते हो, π/3। अब देख लेते क्या आंसर हुआ, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। तो इस तरह से कभी भी तीन वेक्टर का सम अगर 0 दिया हुआ है, या फिर मान लो 0 के अलावा, अच्छा 0 में आप एक जो भी जिसके बीच का एंगल निकालना है उसको आप उधर ले जाओ और फिर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसे कर सकते हो। अब चलते हैं 19th में, 19th इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 19th में देखो क्या दिया हुआ है। 19 में मुझसे कहते हैं ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू बी। इसके अलावा ए प्लस 2b इज परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, तो कहते हैं ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए प्लस 2b इज परपेंडिकुलर टू ए, देन आपको निकालना है, रिलेशन निकालना है कि या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2b के बराबर होगा, या ये होगा, या ये होगा, ये होगा, चार रिलेशन दिए, रिलेशन चेक करना है। चलो अब देखते हैं। अगर आपको ये दिया, अब देखो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर, सबसे पहले आप क्या कह सकते हो, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो आपने कहा देयरफॉर ए प्लस बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। इसे खोला तो आया ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी तो ऐसे ही छोड़ा है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये एक रिलेशन आ गया मेरा यहां से, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अब मैंने कहा ए प्लस 2b इज परपेंडिकुलर टू ए, तो आपने कहा ऑल्सो ए प्लस 2b डॉट
इसका ए के साथ इज इक्वल टू 0। तो देयर फोर ए डॉट ए प्लस 2 बी डॉट ए इज इक्वल टू 0। यहां से ये कितना आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी या बी डॉट ए, बात एक ही है, ये आ गया। ठीक है, तो आपने कहा देयर फोर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू -2 ए डॉट बी। अब ए डॉट बी देखो, आप ऊपर से देखो क्या है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, तो आपने यहां पे डाल दिया सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू -2 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो आपका यहां से आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आपका आएगा √2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू √2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आपने चेक किया तो आपका आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन डी। दिस इज ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, रिलेशन है, रिलेशन को यूज करके आपको ये निकालना था। नेक्स्ट चलते 20 पे। 20 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ये तीनों का जो वो है वो 1 है, मतलब ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है। देन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, मुझे ये निकालना है। चलो फिर से देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो आप इसे लिख सकते हो ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। जब भी किसी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो आप ये लिख सकते हो। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा यहां पे तो इसे ऐसे ही रखा, दिस विल बी इक्वल टू ए डॉट ए माइनस बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी। तो इधर से आपने कहा ये आपका a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए कितना हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर -2 ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अब मुझे ये अगर वैल्यू पता चल जाएंगी तो मैं ऐसे कर सकता हूं। अब मुझे ए की वैल्यू पता है, बी की पता है, लेकिन ए डॉट बी की नहीं पता। तो चलो अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको कहा ऑल्सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो भी क्या होगा, 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसे मैंने लिख दिया ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। कभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हो प्लस माइनस में, तो आप सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी यही यूज कर सकते हो। ये 1 हो गया। अब इसे खोलो, तो आपने कहा ये कितना हुआ, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू 1। ए डॉट ए क्या हो गया आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करके लिख दिया 2 ए डॉट बी, बिल्कुल जैसे लास्ट में किया था। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर कितना हुआ, 1 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो आप उधर लेके जाओगे तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 2 विच इज -1। तो ए डॉट बी की वैल्यू आ गई -1/2। ये आपकी ए डॉट बी की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या कहते हैं, इसमें देखो ए स्क्वायर पता है, बी स्क्वायर पता है, ए डॉट बी पता है, सब वैल्यू इधर डाल दी। तो आपने करना हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर में डाला मैंने 1 -2, ए डॉट बी में डाला मैंने -1/2 प्लस बी स्क्वायर में डाला 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3। तो आपका a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो आपने कहा a माइनस बी विल बी इक्वल टू √3। प्लस माइनस √3 मत लिखना, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है।
तो आपका अगर रूट भी ले रहे हो तो भी हम पॉजिटिव साइन ही लेंगे, तो आपका a माइनस बी विल बी इक्वल टू √3 विच इज ऑप्शन सी। ये कई बार प्रूफ में भी आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ गया, लेकिन जैसे भी आए तरीका यही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट असर्शन बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये 20 एमसीक्यू क्लियर है। इससे वेक्टर के आपने काफी कॉन्सेप्ट रिवाइज किए, तो इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, जिससे ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको वेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगे, और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा तो भी आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अब चलो असर्शन बेस्ड रीजनिंग में वही 4 दिए हुए हैं, ए और आर ट्रू, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। असर्शन पहले 21 में कहते हैं A3 है, B5 है, A डॉट B10 है, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड स्क्वायर विल बी 125। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि रीजन क्या है, A क्रॉस B का स्क्वायर माइनस A डॉट B का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर। अगर आप वैसे देखना चाहो तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B क्या होता है, A मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर में करोगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इसमें से मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये आपका ये नहीं आएगा, तो ये रीजन तो गलत है। ठीक है, अब चलो चेक कर लेते हैं, आपको दिखाता हूं मैं कैसे। पहले मैं ओरली समझा देता हूं आपको कि आपको अगर ओरल आएगा तो आप कैसे कर सकते हो। आपको देखो रीजन वाला मैं पार्ट दिखा रहा हूं। अगर ये है तो ये एक तरह से होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, उसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो अगर ये प्लस होता, अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर को बाहर ले लेते हो तो अंदर बचता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो इसका मतलब आप ये मेथड में ये आपको ये चीज नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब तो रीजन गलत हुआ और मेरा ऑप्शन क्या हो गया, सी सीधे। अब इसी चीज को आप समझो कि अगर ये इसकी जगह प्लस होता तो ये ट्रू होता। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाले में ये यूज करूं तो मैंने कहा ए क्रॉस बी कितना दिया है मेरे को, ए क्रॉस बी का स्क्वायर 125 होगा अगर ए 3 है बी 5 है एंड ए डॉट बी 10 है। तो अच्छा, इसमें मैं इधर लिख देता हूं, अगर ये प्लस कर देते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है इसे प्लस कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब मेरा रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। चलो अब इससे अगर मेरे को निकालना है ए 3 है बी 5 है ए डॉट बी 10 है, इसमें लगा के देख लेते हैं। देखो तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी कितना है मेरा 10, तो 10 का स्क्वायर विल बी 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर विल बी 9 इंटू 25। ठीक है, तो इसे मैंने किया यहां पे 225 माइनस 100, तो ये कितना आया 125। तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर आ गया 125, बिल्कुल सही है। तो इधर से भी सही आ गया, और वैसे मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरा रीजन फॉल्स था, तो ऑप्शन खाली सी मैच करता। ठीक है, अब चलते हैं 22 पे। 22 पे कहते हैं इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/3। आगे आपको रीजन मिसिंग है, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसे छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो 23, इफ a is equal to 4 b is equal to 5 a cross b is equal to 20 then a is perpendicular to b। मुझे ये चेक करना है कि क्या a और b परपेंडिकुलर है। अगर मेरे को ये रिलेशन दिया हुआ है कि a 4 है b 5 है a क्रॉस b 20 है, तो देखो इधर से सीधे एंगल निकालो, साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, a क्रॉस b कितना दिया 20 बाय 4 इंटू 5 कितना आ गया 20, मतलब 1 आ गया। अगर साइन थीटा 1 है तो थीटा कितना आएगा π/2 आएगा। तो असर्शन सही है। रीजन देख लेते हैं,
टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, जब साइन थीटा 1 होगा तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए इंटू बी। तो अगर आप यहाँ पे देखो 20 और ये भी 20 आ रहा है तो यहां से भी पता चल रहा है देयरफॉर ऑप्शन हो गया ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं 24th में कहते हैं ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 12। मतलब अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 12 आ रहा है। और आपको दिया है ए जो है वो 2 इंटू बी है। ठीक है, बेसिकली क्या है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है या जो ये है आपका, ये आपका 2 इंटू बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ होगा इधर भी है। देन ए की वैल्यू 4 होगी, बी की वैल्यू 2, और इधर रीजन देते हैं ए एंड बी आर टू वेक्टर देन ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो पहली चीज बता रहा हूं, ये देखने से तो आइडेंटिटी ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी ये लग रही है, तो आइडेंटिटी बिल्कुल मुझे ठीक लग रही है, लेकिन आप इसे डायरेक्टली इसको डेरिवेशन होती है एक तरह से, आप समझोगे ये कैसे आता है। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए कि अगर आपको यहां पे दिया है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, तो आप इसमें सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मत लगा देना। ये कैसे आता है देखो, जब भी ये डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो मैंने जब डॉट प्रोडक्ट लिया तो पहला आया ए डॉट ए, फिर आएगा मेरा बी डॉट ए, फिर आएगा माइनस ए डॉट बी, फिर माइनस बी डॉट बी। ए डॉट ए होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये दोनों कट गए और ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। इस वजह से ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 12, ये आपको 12 के बराबर दिया, तो इसका मतलब ये मेरा 12 के बराबर है। तो अब चेक कर लेते हैं, तो आपने इधर 12 के बराबर दिया और ए का मैग्नीट्यूड 2b दिया है, तो इसकी जगह मैं डाल सकता हूं 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये कितना हुआ 4 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। यहां से आ गया मेरा 3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ये काटा 4। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 हुआ तो ए का कितना हुआ, ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू बी विच इज 4। तो ए 4 आया, बी 2 आया। चेक कर लेते क्या सही है, बिल्कुल सही है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन को यूज कर रहे हैं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन 24th का हो गया ए। अब चलते हैं इस लेक्चर के, इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, विच इज 25th। असर्शन में कह रहे हैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2a माइनस बी। कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2a माइनस बी, तो इसका मतलब a इज पैरेलल टू b होगा। फिर कहते हैं टू नॉन जीरो वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो चलो ये तो बिल्कुल सही है कि अगर a और b दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आपका क्या कहते हैं a डॉट b जो है वो 0 होगा। तो मेरे को r तो मेरा ट्रू है, ठीक है, रीजन मेरा ट्रू है। अब बात करते हैं असम्पशन की। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2a माइनस बी, तो a इज पैरेलल टू b, मुझे एंगल निकालना है। चलो चेक करते हैं इसको। 25th में आपको कहा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2a माइनस बी। अब मैं बार बार वेक्टर नहीं लिखूंगा, ठीक है, नीचे का लिख रहा हूं बस। आपने दोनों साइड स्क्वायर किया तो आपका आ गया 2a प्लस बी ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसे लिखूंगा वैसे ही 2a प्लस बी, लेकिन अभी क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो दोबारा नहीं लिख रहा हूं, लेकिन हाँ इसे ब्रेक करके ऐसे ही लिखा मैंने। अब मेरा एक तरीके से मैंने फॉर्मूला लगा देता हूं a प्लस बी के होल स्क्वायर का, इसे ब्रेक करके तो आपका आएगा a स्क्वायर, तो आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a डॉट बी विच इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इधर भी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a डॉट बी। अब ये सारा तो कट जाएगा, ठीक है, तो आपका यहां से आएगा 2, एक तरह से 2a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस 2a डॉट बी, ये भी कट गया। ये आपका ऐड आया
तो आपका क्या हुआ 4, इधर जाके ऐड हो गया तो 2 इंटू 2a डॉट बी इज इक्वल टू 0, या आपका आ गया 2a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब तो 2a और b आपस में क्या हुए, परपेंडिकुलर हुए, या a और b परपेंडिकुलर हुए लेकिन a इज पैरेलल टू b। तो असर्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, रीजन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। तो ये थे आपके 25 वेक्टर के क्वेश्चन जो कि हमने कवर किए इस सेशन में। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज करिए। बोर्ड एग्जाम के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आपको स्कूल के एग्जाम भी दे रहे हो उसमें भी एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और नए चैप्टर के साथ विच इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और इसके अलावा अगर आपको और चैप्टर भी रिवाइज करने हैं तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, जिससे मैंने सारे चैप्टर और सॉल्व किए हुए हैं। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन भी दिया है, आप सारे चैप्टर 1 बाय 1 इससे रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपके मैथ्स की तैयारी बिल्कुल 100% हो जाएगी, ये गारंटी मैं लेता हूं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।